हर आम और खास को ये लाइन बोलनी पड़ेगी, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बादशाहों का बादशाह। हेलो पाकिस्तानी से मैं मोहम्मद रईस, पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट और मोटिवेशन स्पीकर। हमेशा की तरह आज कराची के इशू पर एक मशहूर और मारूफ सियासी शख्सियत को हमने दावत दी है। डिप्टी कन्वीनर रहे हैं और स्मार्ट, टैलेंटेड, यूनिक रहे और हमेशा ड्राइंग रूम में भी इन्होंने आवाम को टिश्यू पेपर ना बनने की सियासत की है। तो बगैर टाइम ज़ाया कि हम चलते हैं जनाब शाहिद पाशा की तरफ। सर कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हेलो पाकिस्तान में शुक्रिया आपने टाइम दिए। जी बहुत आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया और मेरे व्यूज़ आप शेयर करेंगे, पब्लिक तक जाएगी बातें। और टाइम ऐसा है तो आपकी दीवानी है और जब से आपने उनके हक के लिए अलम उठाया है। सर आपसे बेसिक सवाल सिंपल, आगाज आपने सियासत का कैसे किया और डिप्टी कन्वीनर तक का सफर कैसा रहा? देखें इस भाई मसला ये है, हादसाती तौर पर सियासत में नहीं मैं बिल्कुल भी हादसाती तौर पे ना मैं सियासत में हूँ ना मैं सियासत में आया हूँ। एंड इवन आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। ये मैं यहाँ पर तमाम अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि MQM बेसिकली बुनियादी तौर पर कोई पॉलिटिकल जमात नहीं थी। MQM जब स्टार्ट हुई है तो बुनियादी तौर पर अव्वलीन जो सियासत कह लें या जिद्दोजहद कह लें वो थी महाजिरों की हकूक़ की, जो सलब किए गए उसको बहाल कराना। ठीक है ना? ये जब उस वक्त PMSO बनी और उसके बाद महाजिर कौमी मूवमेंट बनी 1984 में। मैंने MQM ज्वाइन की है 1986 में और उसके पीछे इशू यही था कि इनिस्टर पार्क के एक जलसा हो चुका था और हमने वो देखा, हमें लोगों ने बताया, हमारे जो सीनियर्स हमारे मोहल्ले में रहते थे उन्होंने बताया कि भाई ये MQM का जलसा हुआ है, ये हुआ। उस वक्त तक हम जानते थे थोड़ा बहुत। स्टूडेंट लाइफ में मैं खुद उर्दू साइंस कॉलेज से मैंने पढ़ा है और वहाँ पर APMSO थी और उस ज़माने में पढ़ा है जब APMSO की पिटाइयाँ लगती थी, यानी 83, 84, 86 तक। तो मैंने ये देखा कि ठीक है महाजिर कौमी मूवमेंट मजालिम का शिकार तो रही है लेकिन मेरा कोई उस तरफ झुकाव नहीं था। लेकिन जब ये पब्लिक में MQM बनी है 1984 में MQM बनी, जब भी मुझे नहीं पता था कि ये महाजिर और पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट हो गई है महाजिर कौमी मूवमेंट में। मैं अपने काम में लगा हुआ था। मैं उस ज़माने में पढ़ रहा था, उर्दू साइंस कॉलेज में था। फिर मैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहा था, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन थी उस ज़माने में उस वक्त। तो कानों में समातों से चीज़ें टकराती थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, कोई वही महाजिरों की जिद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन जब मिस्टर पार्क का जलसा हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा शऊर बेदार हुआ ये महाजिरों के साथ। तो आपके ख्याल में सर, आपके ख्याल में शायद भाई, आपके ख्याल में MQM को तहरीकी रहना चाहिए था, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए? MQM के दो विंग्स होने चाहिए थे जो कि ऑब्वियसली हैं, लेकिन जो विंग ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए था वो ऑर्गेनाइजेशनल विंग था, वो नहीं हुआ। और जो पॉलिटिकल विंग था वो ज़्यादा। सर कैसे नहीं हुआ? आप जैसी शख्सियत नहीं आई ना, हम तो बोलते रहे डिप्टी कन्वीनर बने 30 साल के बाद। आफ्टर 30 years ऑफ स्ट्रगल I have been working in the unit sectors. यूनिट में 2 दफ़ा सेक्टर इंचार्ज रहा हूँ। मैं हमेशा विद इन दी MQM क्रिटिक्स रहा हूँ, बहुत शदीद तनकीद करता रहा हूँ MQM की बैड डीड्स पर। जो MQM के लिए मैं एक यूज़ करता हूँ फ्रेज कि MQM is the one which turns the perception into the reality। कि MQM वो जमात है जो MQM में परसेप्शन थोपा गया था 1986 के बाद। MQM ने आज खुद ही उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। क्या? MQM हत्ताखोर जमात, MQM खाने छीनती है, MQM बदमाशी करती है, MQM टारगेट किलिंग करती है, लोगों को मारती है, कब्जा ग्रुप है। ये सारी चीजें हमारे वहम गुमान में भी नहीं थी कि हम लड़ पड़ते थे अगर कोई सिर्फ हमसे इतना कह दे कि चंदे की पर्ची जबरदस्ती दी है। हम कहते थे यार आपको और कोई नहीं मिला झूठ बोलने के लिए। अब हम नजरें नीचे कर लेते थे। डिप्टी कन्वीनर कौन से सन में बने सर? मैं 2015 में बना हूँ और उसकी जो आपने पहला सवाल किया था वो वजह ये थी कि पहली बात तो मैं ये क्लोजअप कर दूं कि मैं आइडियोलॉजिकल MQM की जो आइडियोलॉजी थी, फर्स्ट आइडियोलॉजी के इस्तेसाली तबके से महाजिरों के हकूक़ दिलवाना, नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी एल्स, नॉट अगेंस्ट एनी एथनिक ग्रुप, एथनिसिटी, नॉट अगेंस्ट एनी नेशनल पार्टी, वट एवर। जो पाकिस्तान में जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं हम किसी के खिलाफ नहीं आए थे।
दैट वाज द आइडियोलॉजी और मैं उसमें आया। मगर आने के बाद फिर मैंने वो डिटेल्स पढ़ी कि ये एमक्यूएम और मेरी जो आइडियोलॉजी कह लें जो मेरा कमिटमेंट था वो मजीद स्ट्रेंथन हुआ। यहाँ तक तो मैं एमक्यूएम का डाई हार्ड आइडियोलॉजिकल वर्कर तो बन गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि उसके बाद मैंने देखा कि ये जो सारी बातें हम करते हैं, इसके अलावा जो लोग ओहदों पर आते हैं वो इन तमाम बातों के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, मतलब बदमाशी भी कर रहे होते हैं। अच्छा, किस जमात में इख्तियारात का नाजायज सब में होता है। तो फिर हम आपने क्यों छोड़ा फिर डिप्टी कन्वीनरशिप? मैंने तो डिप्टी कन्वीनरशिप छोड़ी नहीं। मुझे तो मैं ऑलमोस्ट आपको एक मजेदार बात बताऊं, 3 दफा डिप्टी कन्वीनर बना। डिप्टी कन्वीनर बना, आपने सवाल पूछा। 8 अगस्त को मैं राब्ता कमेटी में आया, उन्होंने कहा तुम सही कर सकते हो, मैंने कहा मैं सही कर सकता हूँ, आ गया। 11 दिन की स्ट्रगल के बाद मैं डिप्टी कन्वीनर बन गया 19 अगस्त 2015। उसके बाद मैंने रिफॉर्मेशन लाना शुरू की। एक्चुअली आई एम द रिफॉर्मिस्ट। मैं रिफॉर्म लाना चाहता था एमक्यूएम को। मेरी जो इस वक्त जो बेसिक जो रेस्टोरेशन कमेटी का जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक स्ट्रगल है, रेस्टोरेशन में भी आ रहा है और 3 आवर्स पे हम काम कर रहे हैं। सर मैं मान रहा हूँ इस बात, तो मैं उस तरफ आऊंगा कि एमक्यूएम का मुस्तकबिल क्या है, लेकिन मैं फिर दोबारा उधर चलूंगा कि आपने इतनी अच्छी सोच जो रखी, और क्या ये कारकुनान की सोच है या आपने खुद फील किया कि एक होना चाहिए? ये डिमांड है कारकुनान प्लस वोटर्स प्लस आवाम की। और जिसे कहते हैं ना कि मेरे मिजाज में ये तवाजुन बड़ी सऊबतों के बाद आया है। मेरे मिजाज में ये तवाजुन बड़ी सऊबतों के बाद आया है। कई रवैयों की खाक छानी, कई मिजाजों के दश्त देखे। ये है बेसिक इसका जवाब। हुआ ये कि जब हमने ये शिकायत हमारे पास आम थी कि मैं नाम लेकर बात करना चाहता हूँ कि जो मेयर कराची थे वो एमक्यूएम के मेयर कराची थे। वो किसी खलाई मखलूक नहीं थी कि आसमान से उतरी और आके मेयर बन गए और हमने उनको बना दिया। एमक्यूएम के मेयर कराची थे। जब मेयर कराची की कारकर्दगी सही नहीं होगी तो एमक्यूएम का ये मिजाज रहा है कि एमक्यूएम बंदे को नहीं पूछती तुम क्या कर रहे हो। आवाम या वोटर बंदे से नहीं पूछते तुम क्या कर रहे हो, वो किससे पूछते? एमक्यूएम से, कि ये आपने क्या बंदा खड़ा कर दिया। लोग आपसे पूछ रहे थे, हमसे पूछ रहे थे। फारूक सत्तार भाई कन्वीनर, उनसे पूछ रहे थे। तो फारूक भाई ने अपनी कांधों पर बोझ उठाया एमक्यूएम का। फारूक भाई ने कहा कि इस 23 अगस्त के बाद जो खराबी अब होगी इसका जिम्मेदार मैं हूँ। फारूक भाई ने कहा एज ए सरबरा, एज ए कन्वीनर। अब फारूक भाई की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि अपनी टीम को भी क्लीन रखे और लोगों के मसाइल भी हल करे, और अगर कहीं पर मसले हल नहीं हो रहे तो उसका जवाब दे कौन होगा? फारूक भाई। तो फारूक भाई ने कहा अब मैं नहीं होने दूंगा करप्शन वगैरह। लेकिन हो रही थी। वो जो सिस्टम चला आ रहा था 30-35 सालों से, वो अपनी लूटमार कर रहा था। जो एमएलए थे, जो एमपीए थे, वो लूटमार कर रहे थे, वो आवाम का पैसा खा रहे थे। एमक्यूएम को चाहिए था आते ही इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इनको रिमूव करना चाहिए था, कोई अच्छा मेयर लाना चाहिए था। एमक्यूएम इसमें फेल हुई। वजह ये कि एक ग्रुप वहां बैठा हुआ था जो मेयर साहब को सपोर्ट कर रहा था, और आपस में 1.25 करोड़ की गाड़ी फैसल सरदारी को तोहफे में तो नहीं, ऐसे तो नहीं दे दी होगी ना, मेयर ने सपोर्ट ले रहे होगा ना पीछे से वो राब्ता कमेटी में बैठे। लेकिन जो आप अलम लेके निकले थे शौदा का, सीरो का, यस, ठीक है, डिप्टी कन्वीनरशिप से अलग हुए थे, आपका दावा ये था कि 3000 रुपए दिए जा रहे हैं। यस, बिल्कुल। क्या है तो क्या आप जो वो भी नहीं दिए जा रहे? अब तो फिर क्या ये मसाइल हल हो गए? हिसाब आपने मांगा कुछ भी नहीं हुए। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, जो आपका सवाल था ना, आखिरी सवाल जो आपने किया था कि जो आप वहाँ से जो डिवाइड हुए हैं एमक्यूएम से, और आपको जो डिप्टी कन्वीनरशिप आपने छोड़ी, और ये जो एक हो जाओ का जो आप मुनारा लेके बुलंद हुए हैं, उसकी डिमांड क्या थी? ये सवाल है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो रीजन थी, क्या वो हमारे देखें आवाम को टिश्यू पेपर इस प्लेट में रख दें, आप इस प्लेट में रख दें, आप इस प्लेट में रख दें, ये कब तक चलेगा? क्या देखें, एक रीजन आपकी क्या थी कि हिसाब दिया जाए, क्या हिसाब मिल गया? दूसरी रीजन आपकी अलग होने की, आपकी और फारूक भाई की क्या थी कि ये लीडरशिप 8-10 लोग सही नहीं, क्या वो सही हो गए? ये बुनियादी सवाल है। बिल्कुल। देखिए, ऑलमोस्ट मोर देन 3 इयर्स इस स्ट्रगल को 3 साल से ज़्यादा हमें हो चुके हैं। पहली दफ़ा 2018 5 फरवरी को ये सारी चीज़ें राब्ता कमेटी के कमरे से और टेबल से निकल कर मंजर आम पर आई। 5 फरवरी को जब फारूक भाई आ गए, उन्होंने कहा भाई ये लोग तो नहीं मान रहे, हमें कुछ और करना पड़ेगा, आप किसके साथ हैं? मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, इनको सही करना है, क्या करना है।
हमें उम्मीद ये थी कि कारकुनान का एक बड़ा तबका उठेगा और हमारे साथ आके खड़ा हो जाएगा और इनको ऑफिस खाली करके भागना पड़ेगा। किसको? जो लोग ये खराबियां पैदा, 8-10 लोग, 8-10 लोग, एग्जैक्टली। वो मेजॉरिटी में अच्छी है। अच्छा, ऐसे क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, ऐसा इसलिए नहीं हुआ। को भी उम्मीद थी, आपको भी उम्मीद थी, और आप तो हमेशा ड्राइंग रूम में भी जब से डिप्टी कमिश्नर बने आप, मैंने कहा स्मार्ट और टैलेंटेड और यूनिक रहेगा। वजह ये थी, बिकॉज़ आपने हर चीज को ना चेक एंड बैलेंस करते हुए आवाज मजलूम के लिए उठाई आपने। यस, इसमें दो प्रॉब्लम आई हमें। पहली प्रॉब्लम तो ये कि जब हम आए, खड़े हुए तो सब आ गए, लोग खड़े हो गए, पूरे चेयरमैन, यानी हमारे पास फारूक भाई की घर की छत पे मेरे पास आज भी वो हाजिरी मौजूद है चेयरमैन की, जो चेयरमैन एमक्यूएम के थे और वो बहादुराबाद छोड़कर पीआईबी आ गए थे। उनकी तादाद इतनी थी कि हम मेयर चेंज कर सकते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात हो गई थी, लेकिन प्रॉब्लम आई दो जगह। पहला प्रॉब्लम ये आया कि जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि जी ठीक है जी, फारूक सत्तार को रिमूव किया है, सही किया है, और बट उस फैसले में बादियों नजर लिखा है, ये जुमला लिखा है कोर्ट ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी। इमरान ने इनको हटा दिया। अब करारदाद तो बन गई, साइन कौन करेगा? कोई भी एग्री नहीं था फारूक भाई को हटाने पर, 2/3 मेजोरिटी कहां से लाएंगे? तो इन्होंने क्या किया, जो हाजिरी लगती है ना, हमारी हाजिरी शीट, जो हाजिरी लगी, जो मेंबर राब्ता कमेटी के बैठते हैं, हर मीटिंग में हाजिरी लगती है, एक पेपर पे नाम और सिग्नेचर होते हैं, वो हाजिरी शीट को उन्होंने ये कहकर इलेक्शन कमीशन में लगा दिया कि ये करारदाद है और ये करारदाद के सिग्नेचरीज हैं। फ्रॉड, हमेशा फ्रॉड पर्दे हटाते हैं, हर शो में मैंने देखा है मीडिया में, अब पर्दे हटा देते हैं। ये तो पर्दे डालने का वक्त नहीं, जब आप एक होने जा रहे हैं। देखिए आपने जो सवाल किया ना, आपका सवाल का जवाब आना बहुत जरूरी है। अब कि क्या मसले हल हो गए, आपने जो सवाल किया एग्जैक्टली, लेकिन अब आप क्या समझ रहे हैं, अब आप क्या समझ रहे हैं कि कोई ऐसा फार्मूला आपके पास है जिससे इन्हें नहीं किया जा सकता है? यस, मैं यही आपसे बताना चाह रहा था कि जो मैंने अभी शेर पढ़ा ना कि बड़ी सऊबतों के बाद ये तवाज़ुन आया है मेरे लहजे में, वजह इसकी है करप्शन आज भी मौजूद है, ज़राए थोड़े बंद हो गए, बलदियाती सिस्टम खत्म हुई है। अब चेयरमैन जो डीएमसी के थे, जो मेयर थे, देखें जिन्होंने करप्शन की है ना, उनको जवाब तो देना है। हमारी जो रीयूनियन हो रही है उसका पहला नुक्ता यही है कि फालतू राब्ता कमेटी घर जाएगी जो इजाफी है विदाउट इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो आए, नंबर 1। नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी इज फर्स्ट एंड इज मस्ट, कि जिन्होंने लूटमार करप्शन की है, अगर नैब उनको पकड़ती है, एमक्यूएम उनके लिए नहीं बोलेगी, एंटी करप्शन उनको पकड़ती है, एमक्यूएम उनके लिए नहीं बोलेगी, और एफआईए अगर उनके खिलाफ कोई केस बनाती है कि भाई ये करप्शन है, ये सामने आई है, इस पे केस चलेगा, ओके जी, लेट द कोर्ट डिसाइड, जो आपके पास सबूत है हमारे बंदे को ले जाए, केस चलाएं, गिल्टी है तो टांग दे। सर ये 2 पार्टी मैनेजमेंट एग्रीमेंट है, आप कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, क्या वो तैयार है ऐसा करने के लिए? yes. वो भी तैयार है, तैयार है। तो वो 8-10 जो 8-10 लोग खराब थे वो भी तैयार है, उसमें से तकरीबन सब तैयार हो गए सिवाय 2 के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सरखेल है करप्शन के, वो एग्री नहीं हो रहे, लेकिन उन 2 की कोई हैसियत नहीं है। जो आपका बार बार सवाल आ रहा है ना, उस सवाल का जवाब क्या है मैं बताऊं, हम क्यों एग्री हुए। सवाल पर इस बात पर हम एग्री हुए हैं कि जो भी फर्ज करें हमारी एक 32 रुकनी राब्ता कमेटी है, आप भी उसके मेंबर है, मैं भी उसका मेंबर हूं, लेकिन आप अपनी अजारादारी कायम करके कोई चीज अप्रूवल करवाने के चक्कर में या हिदायत जारी करते हैं और वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, मैं उसको अपोज करूंगा कि ये आप गलत कह रहे हैं, ये नहीं चलेगा एमक्यूएम में। आपने कहा नहीं यही चलेगा, ये नहीं चलेगा। आपके बाप की एमक्यूएम नहीं है, मेरे बाप की एमक्यूएम नहीं है, एमक्यूएम अवाम और कारकुनान की है। तो इसका फैसला वो 32 लोग करेंगे जो टेबल पर बैठे हैं कि रईस भाई सही है या शाहिद भाई सही है, फिर हम उनसे वोटिंग लेंगे। ये तय हुआ है कि द टेबल विल डिसाइड, एग्जैक्टली, नोबडी इज अबव द टेबल। सर लेकिन आप पर्दे हटाते हैं, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का हो रहा है, हिसाब मांगा गया था, चले आपने नेग्लिजिबल कर दिया उसको, फिर आप लोगों ने कहा नॉट नेग्लिजिबल, नॉट इग्नोर्ड, नॉट नेग्लेक्ट, वो सब होगा। और 8-10 लोग थे, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि 2 लोग रह गए, बहुत अच्छी बात की कि 32 में से 2 हैं तो देख लेंगे उन्हें, ठीक है। अगर ठीक है, अगर उन्हें हमारे इदारे नहीं पकड़ते तो हम भी चुप ही रहेंगे, फिर नहीं तो इदारे जब पकड़ेंगे तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। यहाँ मेरा इख्तिलाफ। कैसे जी? इदारे तो सबूत मांगते हैं, तभी पकड़ेंगे ना बेचारे। अगर आपके खिलाफ कोई केस है
देखिए पाकिस्तान में तो अगर अंधाधुंध पकड़ा जाता है, लेकिन क्राउन कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में ये सब कुछ नहीं होता है। वहां तो पहले सबूत तैयार करते हैं, केस पक्का करते हैं, फिर सर आपने कही आवाम की पार्टी और यकीनन मिडिल क्लास से, मैं आपकी बात का ये जवाब दे रहा हूँ। मिडिल क्लास के लोग आए, आपने कहा कारकुनान ये नहीं चाहते कि इस पार्टी में करप्शन हो। आपने बड़ी खूबसूरत बात की और फिर साथ में आपने बहुत अच्छा पॉइंट उसको स्ट्रॉन्ग दिया कि अगर फारूक भाई वहां उस टाइम नहीं करते तो कारकुनान इनसे ये चीजें छीन लेते। हो सकता था ये, लेकिन अब हम कहाँ पहुंच गए हैं कि हम एक लॉन्ग कट लेकर, टर्न लेकर पहुंचे हैं। मतलब क्या है, और जब आपने भी इसलिए सच्चाई का साथ दिया था, डेफिनेटली सच्चाई के साथ देना चाहिए था जी। आपने इसलिए साथ दिया था फारूक भाई का क्योंकि आपको वो सच्चे लगे थे, ठीक है। 2-3 साल अभी भी उन जैसी शख्सियत तो शायद ही कराची में हो, ये हमारे लिए तोहफा he है। is a real man, he is dedicated, committed and loyal। पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट हूं, इस सोफे पे काफी लोग आए, लेकिन फारूक भाई ने हमेशा आवाम के लिए हक और सच की बात की, जो मेरी फीलिंग है, नॉट ए वर्डिंग, ये फीलिंग है मेरी। अच्छा अब सर ये जैसे कि पीएसपी बन गई थी, हाँ। अगर मैं आपसे मुख्तसर सवाल करूं तो उन्होंने बात की लीडरशिप की, लीडरशिप ऐसी, वो बात तो आप और फारूक भाई भी तो कर रहे हैं। अब एमपीएम की लीडरशिप ऐसी, वो बात फारूक भाई और ये बात उन्होंने कब कही? हमेशा नहीं, पीएसपी बनने के बाद कही। उन्होंने बच्चे थे जब इस तरह की बात होती थी तो ये क्या पान लेने चले जाते थे? मतलब कहने की बात है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर, कोई नहीं भूला, ऐसी चीजों को भूला नहीं कहते जिससे आवाम का सत्यानाश हो जाए। अब हम दूसरी तरफ आते हैं सर, ओआरसी जब अलग हुई तो ओआरसी में इखलाक सोनी साहब भी उनके साथ साथ थे, फिर उन्होंने एक हिम्मत की, एक अपनी पार्टी बनाई। पार्टी तो 2 ही बनी है, एक पीएसपी, एबीक्यूएम, उस पर आप क्या रोशनी डालेंगे? देखिए एबीक्यूएम इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। एबीक्यूएम एक बरादरी को इकट्ठा करने की एक समाजी पार्टी है। इखलाक सोनी भाई, अगर आपने कहा था एमकेएम भी पहले कोई सियासी पार्टी नहीं थी, मैं वही बात कह रहा हूं। तो इसका मतलब है एबीक्यूएम का मुस्तकबिल बड़ा अच्छा होगा। हो, आई होप कि हो। मैं आपके टैलेंट से, मैं कोई किसी पार्टी से कैलकुलेटर से कह रहा हूं, जो आपने जज किया कि एमकेएम भी नहीं थी। हाँ, नहीं थी ना शुरू में, और लेकिन नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है। लेकिन जो मेरी बात मैं आपसे कर रहा हूँ और इखलाक सोनी भाई से भी मैं कर चुका हूँ, मेरे बड़े अच्छे साथी हैं, ठीक है, उनका अपना काम करने का तरीका है, लेकिन डिपेंड करता है कैनवस के ऊपर। आपका कैनवस कितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी तस्वीर पोर्ट्रेट। आपका कैनवस छोटा है, छोटी तस्वीर। मैं कभी भी यकीन करें अपने हर गेस्ट को ऊपर ही रखता हूँ, लेकिन कैनवस से मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं करता, हक का कोई कैनवस नहीं होता। नहीं, वजह हक क्या होता है सर? कैनवस आपने बना दिया ना। नहीं सर, हक होता है ना, हक वो किसी कैनवस में नहीं आता, ये किसी फ्रेम में नहीं आता, नहीं होता ना। अच्छा, कैसे, जैसे आप हक पर हैं, अच्छा दिमाग हुसैन की बात ले लें, हक पर थे। हाजिर कौमी मूवमेंट का कैनवस क्या था? छोटा था। क्या था? महाजिरों तक, सिर्फ महाजिरों तक पहले। एग्जैक्टली। लेकिन एक वक्त आया एमक्यूएम को कैनवस बड़ा करना पड़ा। क्या? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। कैनवस की बात जो मैं कर रहा हूं, मैं प्रूफ कर रहा हूं, कैनवस बड़ा करना पड़ा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पूरे पाकिस्तान। फिर इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट, एमक्यूएम इंटरनेशनल, कैनवस बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप बढ़ रहे हैं। अभी इनका कैनवस के आल बरादरी, यानी सिर्फ कुछ बरादरियां हैं जो वहां पर उनके साथ अभी जुड़ी। अब इनको नाम चेंज करना पड़ेगा आगे चल के, ऑल कराची, फिर ऑल पाकिस्तान, तो क्या फायदा? अगर आप पहले आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन मैं तो उनकी दबंग एंट्री की बात कर रहा हूं कि उन्होंने एक हिम्मत की, आपने ये हिम्मत क्यों नहीं की? नहीं, क्या हिम्मत करें, क्या मतलब? हमारी तो पार्टी मौजूद है सर, आप स्मार्ट हैं, हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है। बोला आप स्मार्ट हैं, टैलेंटेड हैं, यूनिक हैं। अच्छा, ये सवाल मैंने फारूक भाई से भी किया, उन्होंने कहा एज की ये ब्रैकेट इजाजत नहीं दी, लेकिन अगर एमक्यूएम नहीं बाज आई तो हमें पतंग के खिलाफ भी लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। एग्जैक्टली, मैंने बहुत अच्छा बोला, लेकिन मेरा इसमें एक इख्तलाफ है और मैंने फारूक भाई को भी ये बात बोली, हमारे पास 2 रास्ते हैं, इसी एमक्यूएम को सही करना है या फातिहा पढ़नी है और फिर दूसरा भी बनाना है। मैं इसी एमक्यूएम को सही करने पर हूँ। 2 प्लान है, प्लान ए, प्लान बी। क्या इसी एमक्यूएम को सही करना है, गन साफ करनी है, मैं उसके साथ हूँ। क्या दूसरी पार्टी बनानी है? मैंने कहा ये दूसरी नहीं होगी, फिर ये 11वीं या 12वीं होगी। अगर हम दूसरी कोई पार्टी या ग्रुप बनाते हैं महाजिरों के लिए खास तौर पे, तो वो दूसरा नहीं होगा, वो 11वां या 12वां होगा। दैट इज द पॉइंट। सर देखो, डिवाइड हम नहीं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आपने, ए और बी प्लान कहा, लेकिन ए प्लान पे चलते हैं और आपने मुझे एक पास दे दिया, एक अच्छी बात कर एक अच्छी तरफ ले गया प्रोग्राम को। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। अब आप ए पार्टी की बात कर रहे हैं कि इसको सही करें, इसको सही करें, ठीक है।
लेकिन पहली बात ये आप मानते हैं कि ये नहीं? Yes. Party is itself is a group of office bearers and the workers. That is the party. But workers are okay. Office bearers are not okay. All are not okay. Few people are corrupt. अभी आप एक होने जा रहे हैं, पहले कभी आप एक थे? डेफिनेटली थे। तो उस टाइम कराची के बिगाड़ ज्यादा था कम था? ज्यादा था। तो अब क्या एक होने के बाद दोबारा बिगाड़, कोई अंदर तो कोई खिचड़ी नहीं पकी कि सब आ जाओ भाई मिल के खा लो? देखिए, मैंने एक कोट करता हूँ कि नई बुनियादें वही लोग रख सकते हैं जो इस राज से वाकिफ हो कि पुरानी बुनियादें क्यों बैठी। एग्जैक्टली। अब डीप लाइन पर आते हैं सर, डीप लाइन पर आते हैं। आपने बहुत खूबसूरत बात की। मैं समझता हूँ कराची की ये जरूरत है कि कोई ऐसी शख्सियत, जैसे आप ही लेते चलें 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कि वो उभर कर सर क्या रजिस्ट्रेशन जारी कराए और आवाम के लिए खेले, क्या प्रॉब्लम? नो, कोई प्रॉब्लम तो है। उसको उसकी एक तागा पार्टी की हैसियत होगी। तो सो व्हाट? बीएसपी को देख लेना। आपके पास एजेंडा है, आपके पास नजरिया है, अगर उनके पास भी है सर। वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल उनका बड़ा अच्छा है। मुस्तफा भाई रजिस्ट्रेशन कमेटी में उसके 3 पार्ट है, 3 R's। नंबर 1 अब जो है रीयूनियन, पहले एक होना है। नंबर 2 रिफॉर्म्स, फिर इस्लाहात लानी है सब जो भी हमारी होगी। उसके बाद रीब्रांड, फिर नई एमक्यूएम को पेश करने के ये जी एमक्यूएम धुल के निकल के आई सामने। हमने लोगों से माफी मांगनी है, आवाम से हाथ जोड़कर, कि जो खराबियां हमारी बल्दियाती क़यादत ने खास तौर पे की है और साबका क़यादत ने जो खास तौर पे की है, जो राब्ता कमेटियां बैठी हुई थी, उसकी फारूक भाई कहते हैं हम हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, जिम्मेदारी कबूल करेंगे। Someone has to take the responsibility and then they fix the responsibility to the responsible person and then to punish them. एग्जैक्टली। ये कब होगा? जब एक एमक्यूएम होगी। अच्छा, E3R का फार्मूला आपका अच्छा जी है, बिल्कुल। लेकिन रीयूनियन, रिफॉर्म्स एंड देन रीब्रांड। ये जो आपने मेरा पॉइंट पकड़ा था कि मेरे अंदर ये तब्दीली आ गई कि अब हम कहते हैं कि पहले हम एक हो जाएं फिर नेक हो जाएं, जबकि मेरा पहले इंस्टांस था, मैं अटका हुआ था इस चीज पर कि नहीं एक भी होना है, नेक भी होना है। अब सबका कहना ये है कि भाई पहले एक हो जाओ फिर नेक हो जाएंगे। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए आप कराची की इशू ग्रेविटी पे चलते हैं हम कि सारी बातों से हटकर, मैंने सर मजबूरन जब कराची में बुरा हाल था, बारिशें बहुत हो रही थी, तो मैंने एक वीडियो वायरल की जिसका ये पीछे चल भी रही है, जिसका मफहूम ये है कि मैं कराची हूँ, तो हमें लासानियत से बालातर होकर, सिंधी महाजिर से बालातर होकर सोचना चाहिए और एक होकर अगर कौम निकलती है कि मैं कराची हूँ, और बहुत हो गया सर, सारे कार्ड हम डस्टबिन में अगर डाल दें तो बेहतर नहीं है क्या? आई एम विद यू, आई एम आल्सो कराची, मैं भी कराची हूं। एग्जैक्टली, इसका मतलब ये कि मैं नहीं कि मैं ही कराची हूं, यानी आप भी कराची हैं। आप बोले मैं कराची हूं, अगला बंदा बोले भाई मैं भी कराची। कराची 3000 अरब रुपए कमा के दे रहा है, आप हमें सिर्फ 300 अरब वापस दे दे और 2700 अरब पूरा पाकिस्तान खाए, हमें कोई इशू नहीं है। 300 अरब तो हमें दे दें। 300 अरब की आप फिर दोबारा गाड़ी लेंगे क्या, जिससे आपकी गाड़ी ली थी? 300 अरब की कौन सी गाड़ी है? आपको पता है ना कि गाड़ियां तकसीम होंगी, आप खुद ही बता रहे फैसल सरजौरी की गाड़ी वो तो वसीम अख्तर साहब ने दी, गाड़ियां क्यों लेंगे? मेरे पास तो आज भी पुराने मॉडल की खटारा गाड़ी है। मैं आपकी जात की बात करेंगे जी ना, मैं आपकी जात करूं, लेकिन मैं एमकेएम की बात कर रहा हूं, तो क्या एमकेएम में 300 अरब की 300 अरब की बात नहीं हो रही। अगर 300 अरब रुपए कराची में लगेंगे, हकूक मिल जाए तो बात खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ कोटा सिस्टम, यहाँ कचरा, लेकिन जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने कोटा सिस्टम की बात की थी। कराची का एक एमएनए 2,70,000 वोट लेके जीतता है। ये तो मर्दमशुमारी का इशू है ना भाई, कोटा सिस्टम वही है ना। अगर मर्दमशुमारी आपकी सही हो जाएगी तो इसी कोटा सिस्टम से हम फायदा उठाएंगे। फारूक भाई आप लोग क्यों नहीं खड़े थे मर्दमशुमारी? क्यों नहीं? फारूक भाई की तो पिटीशन लगी हुई है मर्दमशुमारी के ऊपर, रिजल्ट आ गया, कोई कद्दू भी रिजल्ट नहीं आया। मर्दमशुमारी का रिजल्ट अभी तक नहीं अनाउंस हुआ। कम गिने जा रहा है तो फिर इसका मर्दमशुमारी का की सुबह होगी कैसे? मर्दमशुमारी का ऑफिशियल रिजल्ट ही नहीं आज तक रात की सुबह कैसे होगी आपकी नजर में? क्या होगा इस रात की सुबह कैसे होगी? इस रात की सुबह ऐसी होगी कि एक तो हम पहले रीयूनियन हो जाए, रीब्रांड हो जाए। आपके रीयूनियन होने से मुझे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा क्या कि एक बड़ा भाई होता है ना, वो सबको लेके चलता है। बड़ा भाई परेशान है अभी, तो ये बड़ा भाई तो बहुत पहले से, ये तो नहीं है ना सर। बड़े भाई बड़ा भाई पहले से है, लेकिन उसने वो रोल प्ले नहीं किया जो करना चाहिए था, अपने खाने में लगा रहा। अब उसको ख्याल हो रहा है
कि भाई मुझे सबको लेके चलना है। तो यानी ये हमारे व्यूअर्स ये बड़े अच्छे पॉइंट पर मैं शायद भाई को ले आया, यानी इंशाल्लाह उम्मीद की किरण हम रोशन रखें कि आपकी जरिए से जब आप एक होंगे तो इंशाल्लाह कराची की आवाम को टिश्यू पेपर नहीं समझा जाएगा। बिल्कुल नहीं। देखिए रात झूठी का वर्ड किया, मैं पॉजिटिव वर्ड यूज कर रहा हूँ, टिश्यू पेपर। तो क्या आवाम को कारकुन को टिश्यू पेपर अब तो नहीं समझा जाएगा? कभी भी नहीं नाम करने देंगे। हमारे तो सारी जिद्दोजहद ही यही है, कारकुनान को डिमोरलाइज करना, कारकुनान को डिग्रेड करना, कारकुनान को कौम की जूती समझना। ये रहनुमा अब इंशाल्लाह घर बैठेंगे और नई लीडरशिप होगी और यंग लॉट हम निकालेंगे नीचे से। हमने सिस्टम ऐसा बनाया है कि 65% तो नए बच्चे ऊपर आएंगे, 35% उनको ट्रेन करेंगे पहले 5 साल, उसके अगले 5 साल वो नए बच्चे और नए बच्चों को ऊपर लाएंगे और वो सीनियर हो जाएंगे, नए बच्चे जूनियर हो जाएंगे और हम घर चले जाएंगे। लेकिन सिस्टम हम रनिंग करके जाएंगे। हमारे पास 10 साल है। कराची या एमक्यूएम? विद इन द एमक्यूएम सिस्टम कराची को रन करेगा ना सर। कराची की क़यादत तो एमक्यूएम ही संभालेगी ना। पहले कितनी सीटें थी आपकी? 17। कहां पर? सूबाई कौमी हमारी टोटल 24 सीटें। तो अब जो है जब नहीं संभाल पाया, क्या संभाल? तो जब लीडरशिप का फुकदान था ना सर, लीडरशिप खाली कमा रही थी। कौन सी लीडरशिप आई? लीडरशिप ही जितने एमएलए हमारे बनरप्शन के जराए, फिर दूसरी दफा वो पैसे खर्च करके बनता है, पैसे खिलाकर बनता है, फिर वो लूटमार करता है। भाई एक दफा बनेगा, जब तक सीखेगा, जब तक फारिग, दूसरा आ जाए नया बंदा। ये फारूक भाई का फार्मूला है कि वो सीखेगा साला जब तक फारिग। तो सर ये 10 साल के लिए अमेरिका में क्यों बनते हैं? फारूक भाई ने अमेरिका वालों को भी फार्मूला दिया। नहीं देखिए वहां तो पकड़ है ना बहुत, वहां तो आपके मवाख़िज़े की तहरीकें चल पड़ती है, इम्पीचमेंट हो जाती है, वहां पे करके तो दिखाया कि हमने आज तक ब्लेम गेम नहीं खेला, ये इधर ये कचरा, ये गलत, ये सही। बिल्कुल खेला है। अपने ऊपर लर्निंग करनी चाहिए, सबक सीखना चाहिए। सीखा। ये गिलास टूटा गया, सबक सीखने की जरूरत सीखा। ये कहा सबको लग रहा है, मुझे लग रहा है, मैं कराची का जो फलसफा है सर वो बहुत गहरा है। मैंने सीखा। उधर है कि आप जैसी शख्सियत पहुंच गई। मेरा मसला हरगिज ये नहीं है सियासत में आना या सियासत करना, मैं इबादत समझता हूँ सियासत को, मैं कंसल्टेंट की हैसियत से ड्यूटी निभा रहा हूँ। लेकिन क्या आवाम का कब तक क्या कसूर है? फिर जूते के हाथ ये इलेक्शन में पहनाती है, जब आप लोग जाते हैं तो फिर सही करती है ना। ये वेरी गुड, करना चाहिए। अवाम की ये जिम्मेदारी है कि जिसको आप वोट दें, अगर वो नहीं सही काम करे तो उसके घर पे धावा बोले, जूते के हार पहनाए, उससे इस्तीफा लें। ये पाकिस्तान की अवाम जिस दिन जाग गई, ये एमएनए एमपीए जो है ना, यहाँ पर आपको पानी भरते नजर आएंगे गली कूचों में। सर पाकिस्तान एमएनए एमपीए का मतलब ये थोड़ी कि आपको पाकिस्तान की अवाम तो जागी ना, पीटीआई को वोट दिया। पीटीआई ने क्या करके दिया? क्या कर लिया? अल्लाह की जागी तो ना। ये पाकिस्तान की अवाम ने क्या तब्दीली नहीं? तब्दीली लाई, लेकिन जिनको लाई वो कहते मेरी तैयारी नहीं थी, तो उनको तो जूते मारने चाहिए। अबे तैयारी नहीं थी तो फिर आई क्यों भाई? आपने आखिरी पॉइंट पर आऊंगा इस पे कि जिस तरीके से यानी समझे मुझ समेत सबसे गलती हुई है, ठीक है, हमने उस जात को नाराज कर दिया। और मेरा मानना ये है जैसे कि मेरी जिस्म मेरी मर्जी को सपोर्ट मिलती है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, इसको अगर सपोर्ट मिलती है आप जैसी टॉप लीडरशिप, क्योंकि मेरा मानना यह है कि 4% लोगों के पास 96% फॉलोअर्स हैं, तो आप जैसी टॉप लीडरशिप ये नारा लगाती है अल्लाह बादशाहों का बादशाह, तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह सब सही होगा। इसमें तो कोई शक नहीं है, अल्लाह बादशाह का बादशाह, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमने अल्लाह ताला को नाराज किया और हम आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये तो सारी बातें फैक्ट हैं और हमें अल्लाह पाक को भी पहले राजी करना है। हमने जो अपने गुनाहों का कफारा अदा करना है, जिससे ना करता गुनाह कहते हैं मैंने नहीं किया, लेकिन हमारी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने किया। मैं दोबारा उस तरफ आऊंगा, ईमान अलग चीज है, इबादत अलग चीज है। मैं समझता हूँ इस टाइम कनेक्शन की जरूरत है। जो गलत हो गया मुझसे भी हुआ है, मैंने अपनी मिसाल दी आपको, सही है। लेकिन क्या हमें कनेक्शन की जरूरत नहीं है कि हम स्टार्ट ही यहाँ से जिंदगी का, अब आगाज यहाँ से करें, नई नस्ल को एक थीम देके जाए। अभी दज्जाल भी आने वाला, अभी कोरोना आया तो हमने जनाब मस्जिदें बंद कर दी, मैंने वहाँ पे एक मोदी वायरस करार दिया इसको, ठीक है, कि ये मोदी वायरस है, इसको आप कोरोना वायरस नहीं कहा, मैंने कभी इसको कोरोना वायरस भी नहीं कहा। मैं अकेला लड़ा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हाँ मैं अकेला ही लड़ा, मैं ये कह रहा हूँ। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि अगर इस चीज को आगे लाए हम कि अल्लाह बादशाहों का बादशाह, तो मेरी नजर में एज ए कंसल्टेंट खुदा रहम करेगा, क्यों नहीं करेगा? अल्लाह ताला की तो जात, क्योंकि आपकी गलती हुई है, सबसे गलती नहीं हुई है, तो लिहाजा अगर इस तरफ आए कि एक नेशनल जो है टैगलाइन को सपोर्ट मिले और पार्टी लेवल पे भी मिले, तो मैं समझता हूँ ये कनेक्शन से जो अच्छा बुरे लोग खुद ही पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इससे तो फिर ये समझना चाहिए। जी बिल्कुल मेहमान रहे
शाहिद पाशा साहब जो डिप्टी कन्वीनर भी रहे, जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में कहा कि स्मार्ट टैलेंटेड यूनिक है और इन्होंने इस इंटरव्यू में साबित किया। और कराची की इशू ग्रेविटी पर हमने इनसे बड़े और बारीक सवाल किए, बड़ी खूबसूरती से इन्होंने जवाब दिए। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम शाहिद पाशा साहब को कराची की इशू ग्रेविटी पर ज़रूर दावत देंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम।